हेलो फ्रेंड्स, आई एम तन्मय त्रिपाठी और मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लिया आप लोगों के लिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लिया है कि हाँ चीज़ें बोरिंग ना हो, और दैट इज़ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। ये हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का टॉपिक है। तो सबसे पहले छोटी सी जिस्ट दे देता हूँ मैं आपको कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे आपको कि आखिर टीआईपी कौन लेता है, किसके सामने होता है, कब एज एन एविडेंस ये एक्सेप्टेबल है, क्या ये प्रॉपर एक सब्सटैंटिव एविडेंस है कि नहीं है, इसका सीआरपीसी से क्या कनेक्शन है, ये छोटी छोटी चीज़ें प्लस लैंडमार्क केसेस जो टीआईपी पे डिस्कस किए गए हैं। तो सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा आप कि रेलिवेंट फैक्ट्स होते हैं, और रेलिवेंट फैक्ट्स जो हैं आपस में जुड़ते हैं, एक चेन बनती है और उससे हम अपना केस प्रूव कर सकते हैं। और अगर हमने प्रूव कर दिया प्रॉपरली रेलिवेंट फैक्ट्स की चेन को जोड़ के, तो जजमेंट हमारे फेवर में हो सकता है। ठीक है, तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन हमेशा एक्यूज्ड की होती है। ठीक है, कि दैट द पर्टिकुलर पर्सन इज एन एक्यूज इन पर्टिकुलर ऑफेंस, तो उसकी टीआईपी होती है, शिनाख्त की जाती है। तो टीआईपी का पर्पस क्या है, इसकी रेलिवेंसी क्या है? तो टीआईपी सिर्फ एक रेलिवेंट फैक्ट है अंडर सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इस चीज़ को एकदम नोट कर लीजिएगा। टीआईपी इज रियली एग्जैक्टली नॉट अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस, इट इज़ वन ऑफ द रेलिवेंट फैक्ट। हाँ, अगर 4 एविडेंसेस प्रूव हो रहे हैं और टीआईपी साथ में उसको कॉरोबरेट कर रहा है, टीआईपी में जो स्टेटमेंट दिया गया है कि हाँ दिस पर्सन वॉज प्रेजेंट एट द साइट ऑफ ऑफेंस, तो वो उसके लिए कॉरोबरेटिव एविडेंस है। तो टीआईपी की जो रेलिवेंस है वो 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, फैक्ट्स जो कि जिनकी कॉरोबरेटिव वैल्यू है। तो अगर आप सेक्शन 157 ऑफ एविडेंस एक्ट पढ़ोगे तो उसमें कॉरोबरेशन के काम आते हैं कुछ स्टेटमेंट्स आपके। तो दैट इज द रेलेवेंस ऑफ टीआईपी। टीआईपी इन इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीट डिफेंस। ठीक है, लाइक प्ली ऑफ एलिबाई विच इज अ कंप्लीट डिफेंस। ठीक है, प्ली ऑफ एलिबाई सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज अ कंप्लीट डिफेंस बट नॉट टीआईपी। टीआईपी कैन बी अ कॉरोबरेटिव एविडेंस। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 कैसे बात करता है? क्या वहाँ पे टीआईपी तो लिखा नहीं है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई टीआईपी जो है वो सेक्शन 9 से निकल के आ रहा है एज अ कंसेप्ट? तो हमेशा याद रखिएगा कि वहाँ पे बताया गया कुछ फैक्ट्स होते हैं जो कि किसी भी तरीके से या तो इस्टेब्लिश करें आइडेंटिटी। ठीक है, जब आप उसको पूरा पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उसमें कहीं ना कहीं लिखा है कि कोई फैक्ट जो कि किसी की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर रहा है, तो दैट इज़ रेलिवेंट। जैसे कि मेरी आइडेंटिटी अगर इस्टेब्लिश हो रही है एट अ क्राइम सीन कोई बाई स्टैंडर के द्वारा, तो दैट इज़ अ रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, आपकी आइडेंटिटी आपके बर्थ सर्टिफिकेट से इस्टेब्लिश हो रही है, तो दैट बर्थ सर्टिफिकेट इज़ अ रेलिवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन 9। तो हमेशा जब कोई फैक्ट आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करता है तो वो सेक्शन 9 में रेलिवेंट होता है। तो उसी तरह टीआईपी क्या कर रहा है? टीआईपी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर रहा है एक्यूज्ड की, कि दैट पर्सन वॉज एट द साइट ऑफ क्राइम, आई सॉ दैट पर्सन डूइंग द ऑफेंस, आई सॉ दैट पर्सन रनिंग अवे फ्रॉम द क्राइम सीन। तो ये कहीं ना कहीं जो विटनेस होता है उसने एक्यूज्ड को किसी ना किसी तरीके से देखा है क्राइम सीन पे, या तो क्राइम करते हुए, या तो क्राइम सीन पे प्रेजेंट है वो, या तो क्राइम सीन से भागते हुए देखा है उसे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो विटनेस के स्टेटमेंट हैं वो एक्यूज की आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इसलिए वो सेक्शन 9 में रेलिवेंट फैक्ट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैंने जो लिखी हैं वो अपने लिए लिखी हैं कि मैं भूल ना जाऊँ कि मुझे पढ़ाना क्या है या सीक्वेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले टीआईपी के बारे में छोटा सा मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया। अब मैं एक चीज़ उसमें और ऐड कर रहा हूँ शुरुआत में ही कि टीआईपी होती कब है। तो हमेशा याद रखिएगा टीआईपी की जो स्टेज होती है वो इन्वेस्टिगेटिंग स्टेज होती है। जब आपकी एफआईआर लिखी जाएगी और उस समय अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी एविडेंस मिलता है, ठीक है, कि कोई विटनेस मिल जाता है कि हाँ दैट विटनेस हैज सॉ द मिस्टर XYZ एट द क्राइम सीन, तो उसी समय पुलिस जो है वो टीआईपी कंडक्ट कराती है। तो इन्वेस्टिगेटिंग स्टेज पे टीआईपी होता है। लेटर ऑन ट्रायल में वही स्टेटमेंट जो टीआईपी के दौरान विटनेस ने दिया है, उसको अगर ट्रायल के टाइम पे वही विटनेस फिर से दोहराता है तो टीआईपी की जो वैल्यू होती है वो कोरोबरेटिव एविडेंस की तरह 157 में होती है इंडियन एविडेंस एक्ट के। ये मैंने कनेक्ट किया है, इसको एकदम पकड़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, नहीं पकड़ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो फिर मैं आपको फिर से क्लियर करूँगा ये छोटी सी चीज़। ठीक है, अब हमेशा याद रखिएगा कि टीआईपी इन्वेस्टिगेटिंग स्टेज पे होती है। दूसरी चीज़, ये हमेशा पुलिस कंडक्ट कराती है। टीआईपी कंडक्ट कराना पुलिस का काम है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द पुलिस। पुलिस को एविडेंसेस बटोरने हैं, चार्जशीट प्रिपेयर करनी है, चार्जेस बताने हैं कि भाई ये चार्जेस लग रहे हैं, तो ये सारा काम पुलिस का है। ठीक है, तो टीआईपी एज एन एविडेंस स्टेज पे पुलिस करा रही है कंडक्ट। तो प्रेरोगेटिव किसका है? टीआईपी का, पुलिस का है। और एट
पुलिस ऑफिसर का है, ठीक है, आईओ है या पुलिस ऑफिसर जो भी हैं, ठीक है, उनका प्रेरोगेटिव होता है इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे टीआईपी कराने का। तो स्टेज इन्वेस्टिगेटिंग है। दूसरी चीज़, किसके सामने होना चाहिए टीआईपी, ठीक है, टीआईपी एज अ कॉरपोरेटिव एविडेंस किसके सामने होना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू है एज अंडर सेक्शन 157। तो हमेशा याद रखिएगा, टीआईपी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने हो सकता है, टीआईपी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने हो सकता है, टीआईपी किसी इंडिविजुअल के सामने भी हो सकता है, तब भी वो एज अ कॉरपोरेटिव एविडेंस एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, टू बी ए स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ कॉरपोरेटिव एविडेंस। ठीक है, मैंने लिखा है ये चीज़ 157 में, ठीक है, लेकिन पुलिस ऑफिसर के सामने नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर टीआईपी पुलिस ऑफिसर के सामने होगा तो देन दैट स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस विल बी हिट बाय सेक्शन 25 एंड 26 कॉमा 162 ऑफ CRPC, 162 ऑफ CRPC एंड 25 एंड 26 ऑफ एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट। स्टेटमेंट बिफोर पुलिस ऑफिसर और स्टेटमेंट इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है, दे आर नॉट अ पीस ऑफ एविडेंस। तो अगर टीआईपी पुलिस के सामने होती, करवाती पुलिस है लेकिन उसके सामने नहीं होती है, प्रेजेंस में होती है, या तो जेएम के, या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के, या तो प्राइवेट इंडिविजुअल के प्रेजेंस में होती है, पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में नहीं होती है, क्योंकि अगर वो पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में होगी देन इट विल बी हिट बाय सेक्शन 25 एंड 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो उसका पर्पज़ नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट पुलिस के सामने है या पुलिस की कस्टडी में है, ठीक है, तो उसकी कोई रेलिवेंस नहीं होगी एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ पीस ऑफ एविडेंस, ठीक है, एज अ स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ कॉरपोरेटिव एविडेंस। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, टीआईपी इन तीनों के ही सामने होगी, इन लोगों के सामने हो सकती है, ठीक है। तीसरी चीज़, ये बेसिक चीज़ें हैं टीआईपी के बारे में। अब सेफगार्ड्स क्या क्या हैं, तो देखिए कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस हैं कि भाई ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए टीआईपी के टाइम पे, ठीक है। कोर्ट ने बोला कि अगर ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ कॉरपोरेटिव एविडेंस हो सकता है अगर टीआईपी में ये गाइडलाइंस फॉलो की जाएँ। क्या गाइडलाइंस हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। पहली चीज़, नॉट बिफोर पुलिस ऑफिसर, इसका रीज़न आपको पता चल गया है, अगर पुलिस ऑफिसर के सामने होगी तो 25 और 26 में हिट कर जाएगी। सॉरी, मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गया था कि कोई भी स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेटिंग स्टेज में होता है तो अगर आप सेक्शन 162 CRPC पढ़ेंगे तो आप उसमें ध्यान देंगे, इन्वेस्टिगेटिंग स्टेज में कोई भी स्टेटमेंट होगा तो उसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है, ठीक है, इट कैन नॉट बी अ पीस ऑफ सब्सटैंटिव एविडेंस। तो 162 ऑफ CRPC यही बात करता है। उसमें एक्सेप्शंस भी दिए हैं कुछ, लेकिन फिलहाल वो स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर के सामने है, इन्वेस्टिगेटिंग स्टेज में है, इसलिए उनकी कोई रेलिवेंस नहीं होती है। तो टीआईपी अगर पुलिस ऑफिसर के सामने होगा तो 162 से भी वो हिट करेगा ऑफ CRPC, ठीक है। दूसरी चीज़, टीआईपी हमेशा ASAP बेसिस पे होना चाहिए, मतलब एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। एज सून एज पॉसिबल क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ कॉरपोरेटिव एविडेंस अगर उसको बनाना है तो जो मेमोरी है विटनेस की वो फेड नहीं होगी। अगर किसी ने आज किसी को क्राइम करते हुए देखा है और वो टीआईपी मान लीजिए आप हफ्ते भर में कंडक्ट हो जाती है, तो यहाँ पे जो विटनेस है उसकी मेमोरी एकदम फ्रेश है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट उस स्टेटमेंट पे, उस विटनेस के स्टेटमेंट पे बहुत अच्छे से रिलाई कर सकता है। तो इसलिए ये गाइडलाइंस हैं कि जितनी जल्दी हो सके ऑफेंस के बाद, अरेस्ट के बाद, ठीक है, ऑफेंस होने के बाद, एक्यूज के अरेस्ट होने के बाद अगर विटनेस आता है फ्रंट में तो जितनी जल्दी हो सके उसको टीआईपी को कंडक्ट करा दिया जाए, जिससे कि मेमोरी फेड अवे ना हो, ठीक है। तो ASAP बेसिस पे होना चाहिए, क्यों? क्योंकि मेमोरी फेड अवे ना हो, ठीक है। ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो पॉज कर करके आप अपनी कॉपी में लिखते रहिएगा जो भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तीसरी चीज़, एक और गाइडलाइन दी गई थी, सेफगार्ड था कि अगर अरेस्ट हो जाती है ना, और उसके पहले टीआईपी अगर कंडक्ट कर दी जाती है, आफ्टर अरेस्ट और अब टीआईपी कंडक्ट करानी है, ठीक है। अरेस्ट हो गई अक्यूज की और एक विटनेस है वो पुलिस के सामने आया या पुलिस ने उसको ढूंढ निकाला है, अब पुलिस को टीआईपी कंडक्ट करानी है, ठीक है। टीआईपी पुलिस का प्रेरोगेटिव है, पुलिस को कंडक्ट करानी है। तो कहीं ना कहीं जो विटनेस है और जो एक्यूज्ड है ये आपस में किसी भी तरीके से ना मिले। मान लीजिए एक्यूज को बेल मिल जाए और विटनेस कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है या विटनेस ने देख लिया है एक्यूज को, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ कॉरपोरेटिव एविडेंस नहीं हो सकता। तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। तो कोशिश ये होती है कि जो विटनेस है और जो एक्यूज है उनका आमना सामना ना हो। इस वजह से भी ASAP ऑन एज सुन एज पॉसिबल टीआईपी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो विटनेस और एक्यूज का आमना सामना ना हो तो ये बेटर है, ठीक है।
क्योंकि कहीं ना कहीं एक्यूज को बेल मिल सकती है या विटनेस कहीं ना कहीं हो सकता है किसी तरीके से इंटरेक्शन में आ जाए, ठीक है, एक्यूज के, तो इसलिए फिर वो उसकी रिलायबिलिटी नहीं रह जाएगी टीआईपी की, इसलिए इसको रखा जाता है, इस प्रोविज़न को, इस सेफगार्ड को कोर्ट ने हाईलाइट किया है, ठीक है। चौथा सेफगार्ड कि कोई स्पेशल मार्क, कोई फीचर, ठीक है, या फिर कोई टैग नहीं होना चाहिए एक्यूज के ऊपर। मान लीजिए कोई स्पेशल फीचर है कि भाई उसके लेफ्ट आई के नीचे मोल है, ठीक है, मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ एक्यूज्ड विटनेस को पता है, ठीक है, तो वो उस चीज़ को यूज़ कर सकता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज़ को। या मान लीजिए कोई प्लानिंग है पुलिस और विटनेस के बीच में, एक फ्रेमिंग की जा रही है एविडेंसेस की, तो कहीं ना कहीं अगर विटनेस को ये बात पता है कि भाई उस, या इशारा कर दिया गया दैट द पर्सन विद आई, और उसके आई के नीचे एक छोटा सा स्पॉट है, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज एक्यूज्ड, तो कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी ऑफ टीआईपी इफेक्ट होगी। इसलिए ये पॉलिसी है कि कोई स्पेशल मार्क्स, टैग या स्पेशल फीचर्स नहीं होने चाहिए एक्यूज्ड के ऊपर, जिससे कि रिलायबिलिटी हिट हो जाए टीआईपी की विटनेस के द्वारा, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं, अब जो उसका है बॉन्ड ट्रेड्स वो अलग चीज़ है, लेकिन कुछ एड ऑन या कुछ पुलिस की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कोर्ट तुरंत जो है टीआईपी को खारिज कर देगी, क्योंकि कोर्ट को ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ मैनिपुलेशंस हुए हैं, ठीक है, इसलिए ये गाइडलाइंस हैं। पांचवी गाइडलाइन, अगर पांचवी गाइडलाइन क्या है, पांचवी गाइडलाइन नहीं, सॉरी, ये 4 गाइडलाइन है, पांचवा एक कॉन्सेप्ट है, एक टॉपिक है कि मान लीजिए एक्यूज मना करता है टीआईपी के लिए, तो क्या होगा। तो देखिए जनरली कोर्ट इन्फ्रेंस ये निकाल सकता है कि भाई एक्यूज को मना कर रहा है, अगर मैंने ऑफेंस नहीं किया है और मैं कोर्ट में एज अ डिफेंस ये प्रूव करना चाहता हूँ कि मैंने ऑफेंस नहीं किया, और सामने वाला बंदा कह रहा है कि प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि हमारे पास एक विटनेस है जो हम मुझे आइडेंटिफाई करेगा, तो मुझे पता है कि मैं वहाँ हो नहीं सकता हूँ या मैंने ऑफेंस नहीं किया है, तो मुझे कैसे कोई आइडेंटिफाई कर सकता है, तो आई विल बी रेडी कि ठीक है आप टीआईपी करा लो। लेकिन अगर मुझ में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेरा केस वीक है, या मुझे पता है कि हाँ मैं वहाँ पर प्रेजेंट था किसी तरीके से, या मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट है किसी भी रूप में, तो कहीं ना कहीं मैं मना कर सकता हूँ टीआईपी के लिए। तो अगर टीआईपी के लिए एक्यूज मना करता है तो कोर्ट एक इन्फ्रेंस निकाल लेता है, एक साइकोलॉजिकल चीज़ होती है, ठीक है ये। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि मैं आपको यहाँ पे 54A ऑफ सीआरपीसी बताना चाहता हूँ बेसिकली, ठीक है। तो 54A ऑफ सीआरपीसी ये कहता है कि अगर एक्यूज मना करता है टीआईपी के लिए, तो पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 54A ऑफ सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के सामने जाता है और मजिस्ट्रेट से परमिशन ले सकता है कि आप एक्यूज को बोलिए या आप ऑर्डर करिए कि हम उसकी टीआईपी ले सकें, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करा सकें, ठीक है। तो ये पर्पज़ होता है सेक्शन 54A का, मतलब वैसे पुलिस कंडक्ट करा रही है टीआईपी, लेकिन एक्यूज मना कर रहा है, तो वो 54A में जाके कोर्ट से परमिशन ले सकती है, एंड पुलिस कैन कंपेल द पर्सन टू गेट रेडी फॉर या टू कंडक्ट अ टीआईपी, ठीक है, टू बी रेडी फॉर टीआईपी। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपका टीआईपी के लिए। ज़्यादातर पॉइंट्स, मैक्सिमम पॉइंट्स मैंने इसमें ऐड करने की कोशिश की है, और सबसे अच्छी चीज़ कि मैंने 3 केसेस भी डाले हैं इसमें, और जो आपको प्री में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, तो एज अ फैक्ट प्री में बहुत अच्छी चीज़ है, और आप मेंस में भी इसको डाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला केस है मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। तो मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 का केस था। इस केस में क्या हुआ था बेसिकली कि जो विटनेस था उसने लैल्टर्न जो होता है गांव में जो होता है लैल्टर्न की लाइट में उसको एक्यूज को आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिफेंस ने बोला कि लैल्टर्न की लाइट तो बहुत ज़्यादा होती नहीं है, तो उसके स्टेटमेंट को रिलाई नहीं करना चाहिए, अगर उसने हमारे को आइडेंटिफाई किया भी है तो वी शुड नॉट रिलाई ऑन दोज स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो कोर्ट ने बोला कि जो गांव के लोग होते हैं, जो विलेज के लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं लैल्टर्न की लाइट में देखने के लिए ज़्यादा बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू सिटी पीपल, बिकॉज दे आर यूज टू दोज दैट काइंड ऑफ अ लाइट। तो कहीं ना कहीं हम उनके स्टेटमेंट पे बिलीव कर सकते हैं, और कोर्ट ने उस विटनेस के स्टेटमेंट को रिलायबल हेल्ड किया था। तो ठीक है, तो मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या हुआ था, बेसिक फैक्ट यही था कि लैल्टर्न की लाइट में आइडेंटिफाई किया गया है अक्यूज्ड को, और कोर्ट ने उसको मान लिया कि ठीक है लैल्टर्न की लाइट में विलेजर्स आर यूज टू, ठीक है। ये एक केस था। दूसरा था अब्दुल वर्सेस एनसीटी दिल्ली, ये आपका पार्लियामेंट अटैक वाला केस है। मैं ईयर भूल रहा हूँ, मैंने मेंशन नहीं किया, आपको ये होमवर्क करना पड़ेगा, ठीक है, और कमेंट में प्लीज़ बता भी दीजिएगा मुझे। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें 4 लोग थे, 3 मेल थे, 1 फीमेल थी। वो करोल बाग गए एम्बेसडर को हायर करने के लिए। तो वहाँ पे जो दिल्ली करोल बाग में जो आपका डीलर था, ठीक है, एम्बेसडर का या कार का जो डीलर था, उसके साथ इनका 40 मिनट का इंटरेक्शन हुआ था,
ठीक है, तो उसने टीआईपी में इन लोगों को आइडेंटिफाई किया, तो कोर्ट ने बोला कि 40 मिनट का इंटरेक्शन सफिशिएंट लाइट में हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो विटनेस है उसकी आइडेंटिफिकेशन पे हम रिलाई कर सकते हैं, और यहाँ पे टीआईपी के बेसिस पे कोर्ट ने रिलाई किया था और कॉरोबरेटिव एविडेंस उसको माना था। ठीक है, एक ये केस है। तीसरा केस है मलखान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 2003 का है ये केस। ये केस मैं नहीं लाना चाह रहा था क्योंकि इसमें रेप केस था, तो आई ऑल्सो डोंट फील लाइक कि मुझे डिस्कस करना चाहिए था, अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं ये केस लाया हूँ। क्यों लाया हूँ? क्योंकि ये प्री में पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि रेप हुआ था लड़की का, तो उसमें जो डिफेंस था उसने बोला कि मतलब डार्क नाइट थी, तो अब विटनेस कैन नॉट आइडेंटिफाई और विक्टिम कैन नॉट आइडेंटिफाई, ठीक है, इन सच अ डार्क नाइट। लेकिन कोर्ट ने बोला नहीं ठीक है, द डिस्टेंस वॉज टू लेस, इसलिए हम यहाँ पे विक्टिम की आइडेंटिफिकेशन पे रिलाई करते हैं एज अ विटनेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोर्ट ने टीआईपी को वैलिड हेल्ड किया था। तो दोस्तों ये ओवरऑल कंसेप्ट है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का। कुछ और ऐड ऑन करना हो, कुछ भी आइडियाज़ हो आपके बारे में आपके पास, तो वो मुझे प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। एंड थैंक्स अ लॉट, और प्लीज़ अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ डू कमेंट। थैंक्स अ लॉट।